डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसे कहते हैं कि देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं, एनिमल में भी प्लांट में भी डिजीज काज करते हैं। इसी के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, खुराक को ख़राब करते हैं, मेडिसिन जहाँ बनती हैं मेडिसिन को ख़राब करते हैं, हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इनसे काज होती है। तो इनको ख़त्म करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसमें फिजिकल मेथड्स भी हैं और केमिकल मेथड्स भी, जिसके कुछ ऑलरेडी हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो रिमेनिंग है वो अभी हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल मेथड हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास है मॉइस्ट हीट। तो देखो टेम्परेचर, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी सेल वॉल वगैरह डैमेज होती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। सही है, तो हीट भी एक तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल का और वो है फिजिकल मेथड। Moist heat is generally more effective than dry heat for killing microorganism but because of its ability to penetrate microbial cell। जो moist heat होता है मतलब जिसमें नमी होती है, आप वाटर है ना उसको बॉयल करें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हर एक वेपर्स में हीट होता है, तो इसको moist heat कहते हैं। तो कहते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो माइक्रोबियल सेल जो होते हैं उसमें पेनेट्रेट हो जाते हैं और उनको डैमेज करते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि मॉइस्ट हीट इफेक्टिव है, तो वो इस वजह से इफेक्टिव है। मॉइस्ट हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिनेचरिंग देयर प्रोटीन, causes प्रोटीन एंड एंजाइम टू लूज देयर शेप। देखो मॉइस्ट हीट जो होता है वो प्रोटीन को डिनेचर करते हैं। अब ये इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया कि जो माइक्रोबियल एजेंट होंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, वो किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करेंगे। तो उसका ये तरीका एक ये भी है कि ये जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डिनेचर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मॉइस्ट हीट जो कहते हैं वो डिनेचरिंग ऑफ प्रोटीन के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं। तो जब उनके एंजाइम और प्रोटीन डैमेज हो जाएंगे तो वो सेल फिर खत्म हो जाती है। इट आल्सो मेल्ट लिपिड्स इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये उसको भी मेल्ट करता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज करता है। तो मॉइस्ट हीट इन 3 तरीकों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन किए और ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। मॉइस्ट हीट में हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक है बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी जो हम पानी को उबालते हैं, और एक है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव एक मशीन होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट में पानी डाल के उसको हीट दे के साफ किया जाता है, आगे स्लाइड्स में आ रहा है। Boiling water, boiling is the process of turning a liquid into a vapor and for a certain atmospheric pressure the boiling happen at a specific temperature। देखो boiling water हमारे पास 100 डिग्री सी तक boiling स्टार्ट हो जाती है और ये पानी को उबाल के पीना, ये तो काफ़ी सदियों से जो है ये तरीका चला आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए। वो कहते हैं नहीं कि पानी को उबालो तो उसमें जरासीम मर जाते हैं, तो वो यही बॉइलिंग वाटर होता है कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो टेम्परेचर बढ़ गया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर में ज़िंदा नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं और वो पानी आपके साथ साफ हो जाता है। It kill vegetative form of bacterial pathogen, almost all virus and fungi। वायरस फंजाई इनको ये ख़त्म कर देता है जो हमारे पास बॉइलिंग वाटर होता है। कैसे ख़त्म करता है, इससे पहले स्लाइड में बता दिया कि उसके प्रोटीन को डिनेचर करके, उसके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके। एंडोस्पोर एंड सम वायरस आर नॉट डिस्ट्रॉय क्विकली।
बॉइलिंग जब हम करते हैं ना 100 डिग्री सी तक, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया वायरस सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ वायरस हैं और एंडोस्पोर हैं। एंडोस्पोर बैक्टीरिया अपने ऊपर एक कवर बनाता है और उस कवर में वो कई सालों तक जिंदा भी रह सकती है। इन्वायरमेंट बाहर खराब हो, सख्त हो, हार्श कंडीशन हो, तो ये उस स्पोर्स के अंदर जिंदा रहेगी, तो वो एंडोस्पोर हैं। तो अगर पानी में एंडोस्पोर्स हैं या वायरसेस वगैरह हैं, तो बॉइलिंग आप कर रहे हो, लेकिन आपने उसको फिर टाइम देना होगा। तो वो जब ज़्यादा टाइम तक टेम्परेचर बढ़ी रहेगी ना, तो वो एंडोस्पोर भी एक टाइम तक फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। जो हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस जो हेपेटाइटिस काज करता है, वो बॉइलिंग वाटर में 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप बॉइलिंग करोगे तो वो वायरस भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो ये अंडरलाइन जो चीज़ें हैं, ये फिर आप एमसीक्यूज़ के लिए अपने जहन में रखा करें, क्योंकि इससे फिर आपके एमसीक्यूज़ अक्सर बनते हैं एग्जाम्स में। ऑटोक्लेव जो है, तो ऑटोक्लेव क्या है कि इम्प्लाई स्टीम अंडर प्रेशर, रिलायबल स्टेरिलाइजेशन विद मॉइस्ट हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर अबव दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। देखो इसमें ऐसा होता है ना कि वाटर डाल दिया जाता है कंटेनर में, उसके बाद वो जिस चीज़ को आप साफ कर रहे हो, सीजर हो गए, ब्लेड हो गए, वो अंदर डाले जाते हैं, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उस प्रेशर में उस पानी का टेम्परेचर इंतहाई इंक्रीज किया जाता है, हाई किया जाता है 121 डिग्री सी तक। अब अगर आपने बर्तन में रखे हैं तो वो 100 डिग्री के बाद वो सारा पानी उड़ जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऊपर से प्रेशर दिया है ऑटोक्लेव मशीन के जरिए, तो आप पानी के टेम्परेचर को 121 डिग्री सी तक जब बढ़ाते हो ना, तो वो वेपर्स के फॉर्म में रहता है और उसका हीट कंटेंट इंतहाई ज्यादा होता है। इसलिए ऑटोक्लेव जो है उसका साइडल है, वो एंडोस्पोर, बैक्टीरिया, वायरस, तमाम चीज को खत्म कर देता है। तो ऑटोक्लेव क्या है कि वो उसमें वही बॉइलिंग हम करेंगे, लेकिन इसमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। और इसलिए किया जाता है कि टेम्परेचर तो बढ़ा देते हैं, ऊपर से प्रेशर लाई किया है, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ये इंतहाई अच्छे तरीके से, इससे स्पोर्स भी खत्म हो जाते हैं, वायरस भी खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया, सारी चीजें ऑटोक्लेव से खत्म हो जाती हैं। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए और ऑटोक्लेव का मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। और ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट शेप के आते हैं, तो ये ऑटोक्लेव है हमारे पास। इस तरह अंदर रख के आप क्या करोगे, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करोगे तो वो खुद टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अब मॉइस्ट हीट तो हमने पढ़ा। ड्राई हीट क्या है? ड्राई हीट में क्या होता है कि उसमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हम वाटर यूज़ नहीं करते। ड्राई हीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, उनके प्रोटीन की ऑक्सीडेशन करके। इसमें प्रोटीन कागुलेशन नहीं होती, ड्राई हीट में प्रोटीन कागुलेशन नहीं होती, प्रोटीन कागुलेशन मॉइस्ट हीट में होती है, ड्राई हीट में प्रोटीन ऑक्सीडेशन होती है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। सही है। इसमें फिर टाइप से डायरेक्ट फ्लेमिंग, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, इंसिनरेशन या फिल्ट्रेशन, तो ये आगे जाके एक एक हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट फ्लेमिंग जो है उसमें क्या होता है कि आप कोई आग ने जला दिया, आपने शोले के ऊपर आपने एक रॉड पकड़ा हुआ है या नीडल वगैरह को आप साफ कर रहे हो, तो उसको डायरेक्ट फ्लेमिंग कहते हैं। और आपने इसको तब तक हीट देनी है जब तक कि वो रेड हो जाता है। हम लोहे को उसके ऊपर जब पकड़ते हैं ना, आग के ऊपर, तो वो लोहा रेड हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट फ्लेमिंग कहते हैं। जबकि फिल्ट्रेशन, अब फिल्ट्रेशन में क्या है कि रिमूवल ऑफ माइक्रोब बाय पैसेज ऑफ लिक्विड और एयर थ्रू अ स्क्रीन लाइक मटेरियल विद अ स्मॉल पोर्स यूज्ड टू स्टेरिलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक वैक्सीन, एंटीबायोटिक एंड सम कल्चर मीडिया। सही है। यूज इन ऑपरेटिंग रूम्स एंड बर्न यूनिट टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम एयर। देखो फिल्ट्रेशन क्या करता है, फिल्टर करता है। अब वो चीज़ें जो टेम्परेचर वगैरह में ख़राब होती है, तो उसको फिर हम फिल्टर पेपर से गुजारते हैं, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर रह जाती हैं। सही है। फिल्ट्रेशन अब ये उन चीज़ों के लिए होगा जो हीट सेंसिटिव होंगी, जिस तरह वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, कल्चर मीडिया। ये अंडरलाइन चीज़ एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अब ऑपरेटिंग रूम जो है, ओटी वगैरह, उसमें रोशनदानों वगैरह पे ये फिल्टर पेपर लगे होते हैं, जिसकी वजह से एयर तो अंदर आ सकती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर नहीं आ सकते जो एयर में होते हैं। सही है।
और ये जो सिंपल फिल्ट्रेशन का वो पिक्चर है, ये आप लोग एफईसी में इसका तजुर्बा भी कर, एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके होंगे। केमिस्ट्री वगैरह में ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे हम यूज़ करते थे। हार्ट ईयर स्टेरिलाइजेशन हमारे पास कि इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ईयर को इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर लेते हैं। तो वो जो हार्ट ईयर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल ओड इम्प्लाई वेरी हाई ड्राई टेम्परेचर, ये इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ड्राई ईयर, ड्राई टेम्परेचर, सही है। इसमें वाटर या वाटर वेपर्स नहीं होते। तो इसमें 171 डिग्री सी तक टेम्परेचर भी होता है। 1 हार्स के लिए 160 डिग्री सी तक टेम्परेचर देते हो 2 घंटों के लिए, या 121 डिग्री सी 16 हार्स के लिए। तो ये क्या होता है कि ये ईयर को इतना ज़्यादा गर्म कर लेता है कि वो इंस्ट्रूमेंट या वो चीज़ जिसको आप स्टेरिलाइज कर रहे हो उससे जब ये ईयर गुजरती है, क्योंकि ये तो उस ईयर में रखा जाता है ना, इस ईयर में उसको रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो स्टेरिलाइज हो जाता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन देखो इसमें टेम्परेचर हम ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसमें वो तमाम चीज़ें रखी जाएगी जो ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करे, वो ख़राब ना हो। अब अगर एक चीज़ टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो गई तो फिर स्टेरिलाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ, सही है। ये चीज़ें फिर आप इसमें याद रखा करें। ये हार्ट एयर स्टेरिलाइजेशन हमारे पास मशीन है जिसमें क्या हो रखता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट आप रखोगे, ये ग्लासवेयर वगैरह रखे हुए हैं, दरवाज़ा बंद करोगे, वो अपना ईयर जो अंदर होगा उसको वो हाई टेम्परेचर पे लेकर जाएगा, और वो हार्ट ईयर जो है वो इनमें मौजूद तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन कहते हैं जलाने को। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल एट टेम्परेचर हाई टू डिस्ट्रॉय कंटामिनेंट। क्या होते हैं कि एक डिस्पोजेबल सिरिंज, अब सिरिंज अगर आपने यूज़ किया, चलो आप तो उसको डिस्कार्ड कर लेते हो, डिस्कार्ड किया आप किसको कहाँ पे डिस्कार्ड करोगे, इधर उधर कहीं फेंकोगे, तो उसके अंदर जो जरासीम है वो किसी भी जानवर को या किसी और ह्यूमन को लग सकते हैं। तो जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको जब जला दिया जाता है उस लेवल तक कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जल जाए, ख़त्म हो जाए, तो इसको कहते हैं इंसिनरेशन। 3 टाइप ऑफ वेस्ट टू विच इंसिनरेशन इज अप्लाइड एक्सटेंसिवली आर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं घरों के, जो हैजार्डियस वेस्ट, जो मेडिसिन मतलब जो रेडिएशंस वगैरह या जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में जो केमिकल जिन पे लगा है वो हैजार्डियस वेस्ट हो गए, या जो मेडिकल वेस्ट हो गए, ये जो HCV HBV एड्स वगैरह के जो पेशेंट जो हैं उनको अगर आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हो, तो इन 3 तरीकों के जो वेस्ट होते हैं इनको जलाया जाता है। और इसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको CSSD कहते हैं, सेंटर ऑफ स्टेराइल सेफ्टी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे इन चीज़ों को जला दिया जाता है ताकि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जितने भी हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाए। इंसिनरेशन आर यूज टू डिस्ट्रॉय डिस्पोजेबल मटेरियल बाय बर्निंग, मतलब जलाकर उनको खत्म करना। इंसिनरेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट विच इन्वॉल्व द कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में जितनी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है उसको कंबस्टन करता है, फैट्स वगैरह जितनी भी ये ब्लड जितनी चीज़ें होती हैं ये उसको जला के राख कर देता है, ख़त्म कर देता है, सही है। और ये इंसिनरेशन की आपको पिक्चर के जरिए इन्होंने दी है। ये इस तरह के मशीन्स होते हैं जिसमें ये वेस्ट वगैरह को जला के ख़त्म किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया जाता है, सही है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है कि पास्चराइजेशन इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बिहाफ इसको नाम दिया, लुईस पास्चर ने जो है ना इस प्रोसेस को उसने सबसे पहले दरियाफ्त किया था। तो पास्चराइजेशन इज द माइल्ड हीटिंग ऑफ मिल्क एंड अदर मटेरियल टू किल पर्टिकुलर स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म आर पैथोजन। इट डज नॉट हाउएवर किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पास्चराइजेशन वो अमल है जिसमें हम कंट्रोल टेम्परेचर देते हैं कंट्रोल टाइम के लिए, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक लेवल तक ख़त्म करे। फुल बाय फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप इतनी टेम्परेचर दोगे तो जो मिल्क के अंदर अपने प्रोटीन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पास्चराइजेशन वो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, मिल्क हो गए और चीज़ें हो गई, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें हम एक कंट्रोल टेम्परेचर देते हैं लेकिन कंट्रोल टाइम के लिए। अब यहाँ पे 71.6 डिग्री सी टेम्परेचर है 15 सेकंड्स के लिए। अगर
मैं 62.9 डिग्री सी टेम्परेचर दे रहा हूं तो 30 मिनट्स के लिए, तो ये टेम्परेचर इतना काफी होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक लेवल तक खत्म कर दे कि वो उस चीज को खराब करे, लेकिन 100% खत्म नहीं कर सकता। वो इसलिए कि अगर वो 100% उसको खत्म करेगा तो जो मिल्क के अपने प्रोटीन होंगे वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट को एक कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल टाइम तक देने के लिए, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक लेवल तक किल करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस मिल्क को खराब करे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। और ये टेम्परेचर इतना काफी होता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो कि डिवाइड हो सकते हैं, जो कि मिल्क वगैरह को ख़राब कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये वेजिटेटिव सेल या बैक्टीरिया कौन से? माइकोबैक्टीरियम, सल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है? ये वो बैक्टीरिया है जो हम पास्चराइजेशन के थ्रू मिल्क से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पास्चराइजेशन से मिल्क स्टेरिलाइज नहीं होता। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन भी किया है कि जब हम 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन। लिहाजा पास्चराइजेशन ये स्टेरिलाइजेशन नहीं है, ये मिल्क को स्टेरिलाइज नहीं करता। मिल्क में फिर भी थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए तो मिल्क पैक के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जो मिल्क पैक आते हैं ना, वो पास्चराइज होके आते हैं, उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने बैक्टीरिया मौजूद हैं कि एक टाइम तक तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर उस मिल्क को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये स्लाइड जो है ये आपके एमसीक्यूज का है। इसमें से हर एग्जाम से एक एमसीक्यूज आता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 62 डिग्री सी है और टाइम 30 मिनट्स है, तो इस टाइप ऑफ पास्चराइजेशन को हम कहते हैं क्लासिकल मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। लेकिन अगर हम टेम्परेचर 72 डिग्री सी दे रहे हैं तो हम टाइम भी फिर कम देंगे, सही है। तो इसको फिर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को 140 डिग्री सी तक लेकर जाते हो तो टाइम 3 सेकेंड देना होगा, और उसके बाद डायरेक्टली आप क्या करोगे? कूल करोगे उस मिल्क को, तो इसको कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन। तो इससे आप लोगों का जो एमसीक्यूज आता है वो इस तरह आता है कि 72 डिग्री सी टेम्परेचर और 15 सेकेंड हम कौन से पास्चराइजेशन टाइप्स में देते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन में, सही है। कभी दिया होगा कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन में टेम्परेचर कितनी देनी होगी, टाइम कितना देना होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पास्चराइजेशन में जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो टाइम फिर हमने कम देना होगा। वो हमारी मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि हमने प्रोटीन जो कि मिल्क में होता है उसको भी ख़राब करना नहीं होता, उसको भी बचाना पड़ता है, सही है। और फिर इसका एडवांटेज ये है कि सेवरल मंथ्स तक वो मिल्क आपके पास रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। इसके बाद लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर का हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि लो टेम्परेचर जो है उस पर भी बैक्टीरिया जो है वो उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, उनके एंजाइम काम नहीं करते। तो जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है, लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं करता। इसमें रेफ्रिजरेशन 0 to 7 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन में होता है, जबकि फ्रीजिंग क्या है कि वो टेम्परेचर को 0 डिग्री सी से भी कम लेकर आता है। तो लो टेम्परेचर जो है उसका एक्शन क्या है? उसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है, वो बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, सही है। तो जब टेम्परेचर कम होगा बैक्टीरिया के एंजाइम काम नहीं करेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी और वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट में होंगे, और आपकी ने जो चीज़ रखी है फ्रिज में वो ख़राब नहीं होगी। डेसिकेशन हमारे पास क्या है? डेसिकेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी खुराक की चीज़ से पानी को निकाल लेते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर डेसिकेशन कहते हैं। तो वाटर की गैर मौजूदगी में भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं? उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होती, उनकी तादाद नहीं बढ़ती। इसलिए आप लोगों ने देखना होगा अक्सर जो इलाके जहाँ पे फ्रिज वगैरह नहीं होते या इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है वहाँ पे खाने की चीज़ों को खुश्क किया जाता है,
सही है। जिस तरह गोश्त वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट जितने भी हैं ये ख़राब नहीं होते, कई कई सालों तक रहते। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ड्राई होते हैं, उससे वाटर को निकाला हुआ है। सही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेसिकेशन। ये भी एक फिजिकल मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल का। रेडिएशन की बात आ जाती है तो दो तरह के रेडिएशन हैं, एक है आयनाइजिंग रेडिएशन, एक है नॉन आयनाइजिंग। जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, गेमा रेज, एक्स रे, इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये क्या करते हैं? ये आयनाइजेशन काज कर लेते हैं। इनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, सही है, और फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा होती है। तो ये क्या कहते हैं कि जो एटम्स वगैरह होते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें आयनाइजेशन काज करते हैं। ये बैक्टीरिया के या वायरस के डीएनए आरएनए को डैमेज करते हैं, उनके शेप को चेंज करते हैं, उनमें म्यूटेशन लेकर आते हैं। और इस वजह से जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, वो इफेक्ट होगा, वो डैमेज होगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास जिंदा नहीं रह सकते। लिहाजा जितनी भी फार्मास्यूटिकल और डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज होती हैं, उनमें आयनाइजेशन रेडिएशन यूज किए जाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए। सही है। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर एक जगह पे आप आयनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहे हो, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके बॉडी में पेनिट्रेट होके उनमें जेनेटिक चेंजेस लेकर आ सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह काज कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जब आप आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी डीएनए को डैमेज करते हैं, उनके थायमीन ग्रुप को इफेक्ट करके। हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। तो ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि आप लोगों ने एफईसी में पढ़ा है। तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये क्या करता है? ये डीएनए के इस स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। जब इस स्ट्रक्चर को डैमेज करता है तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपके पास नॉर्मल नहीं रहता, और इस तरीके से डीएनए की रिप्लिकेशन इनहिबिट हो जाती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास खत्म हो जाते हैं। तो ऑपरेटिंग रूम हो गए और नर्सरीज वगैरह हो गई, तो वहां पे क्या होते हैं? वहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करके उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाया जाता है। अब इसके भी डिसएडवांटेजेस है, ये स्किन और आई को खराब करते हैं। वहां पे जो लोग होते हैं ना, उनके स्किन और आई इनकी वजह से डैमेज हो सकते हैं, लिहाजा ये प्रिकॉशन फिर आपने लेने हैं। अब यहां तक तो हमने पढ़े फिजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल मेथड्स में हम केमिकल यूज करेंगे, और वो केमिकल्स या तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, या उनके प्रोटीन में मॉडिफिकेशन लेकर आएगा, या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए आरएनए में चेंजेस लेकर आएगा, और इन तरीकों से ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए कोई भी केमिकल आप यूज करते हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो कोई आपके पास क्लोरीन हो या ब्रोमीन या आयोडीन, जो भी केमिकल अगर आप यूज करते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल मेथड में या केमिकल एजेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है फिनोल। फिनोल जो है उसको सबसे पहले यूज किया था लिस्टर ने 1860 एज अ डिसइंफेक्टेंट। सही है। अब डिसइंफेक्टेंट कोई भी ऐसी चीज जिसको हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए जब यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। इट डिस्ट्रॉय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीनेचर प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डिनेचर करता है। ये इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ, जिसमें स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई आता है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये सेल वॉल की बिहाफ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आगे आने वाले यूनिट्स में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव किसे कहते हैं, ग्राम नेगेटिव किसे कहते हैं। यहाँ पे पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव एक बैक्टीरिया की क्लास है जिसमें स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, इनके खिलाफ फिनोल यूज करना इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। आजकल
फिनोल को काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि ये स्किन इरिटेंट है और इसका ऑर्डर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी इरिटेटिंग होता है। तो ये आप फिर एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। स्किन इरिटेंट का मतलब क्या कि ये एलर्जी काज करता है, स्किन प्रॉब्लम काज करता है, खारिश वगैरह ये चीज़ें। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस इसके ये हैं कि एक तो ये स्टेबल है, परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर अप्लाइड एंड रिमेन एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जब हम फिनोल को इस्तेमाल करते हैं तो ये कई मिनट्स घंटों तक जो है ना वो क्या करता है, उस जगह को साफ रखता है, वो इतना जल्दी वोलेटाइल नहीं। जिस तरह अल्कोहल आप लगा लेते हो ना तो अल्कोहल स्पिरिट उड़ जाता है, वोलेटाइल है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं, ये स्टेबल है, किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि एक्सेसिव यूज इन इन्फेंट में काज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। अगर बच्चों में ये यूज किया जाए, इन्फेंट वो बच्चे होते हैं जो 1 साल तक, उन बच्चों में अगर ये यूज किया जाए तो उनमें ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज काज करते हैं, उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, नर्व्स को डैमेज करेगा, क्योंकि उन बच्चों की नर्वस सिस्टम जो होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है जो कि आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो इस स्लाइड में ये जितनी भी चीजें मैंने अंडरलाइन की है इनको क्या करना है, इनको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। केमिकल एजेंट में सेकंड हमारे पास हेलोजन है। हेलोजन एक क्लास है हमारे पास किस चीज़ की, हमारे पास एलिमेंट्स की, जिसमें आयोडीन, क्लोरीन ये आते हैं। आयोडीन जो हमारे पास है तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन के फॉर्म में यूज होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है कि 2% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होगा, साथ में पोटाशियम आयोडाइड होगा एथेनॉल फॉर्म। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डिनेचर करता है। स्किन और क्लॉथ के कलर देने के लिए, स्टेन देने के लिए हम यूज करते हैं। स्किन पे ये टैटू वगैरह जो लोग बनाते हैं ना कलर के, तो इसमें ये टिंचर ऑफ आयोडीन यूज होता है। सही है। ये क्या है कि ये स्किन के लिए एंटीसेप्टिक, सर्जरीज वगैरह के लिए, स्किन को एंटीसेप्टिक बनाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ करने के लिए है, ये है आयोडीन को यूज करते हैं। ये क्या है कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर के लिए ये इफेक्टिव नहीं है, बैक्टीरिया के एंडोस्पोर को ये क्लियर नहीं करता। ये फिर आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पूल एंड सीवेज। Chlorine is easily inactivated by organic material. Sodium hypochlorite is active ingredient of bleach. When mixed in water form hypochlorous acid. जो क्लोरीन है तो ये पीने के पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्लोरीन को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। तो वो क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और क्लोरीन इस तरीके से पीने के पानी को साफ करते हैं। अब एमसीक्यूज के लिए फिर आप याद रख लें, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीच में, ये ब्लीच क्या है, ये कपड़ों को कलर देने के लिए यूज होते हैं। तो क्या है, उसमें भी क्लोरीन यूज किया जाता है। केमिकल में एजेंट में अल्कोहल, अल्कोहल तो सबको पता है, स्पिरिट वगैरह जो है ये क्या है, ये बैक्टीरिया और फंजाई किल करता है, लेकिन एंडोस्पोर को अल्कोहल किल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि एंडोस्पोर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, वो होते हैं, स्टेबल होते हैं इन चीज़ों की तरफ। ये प्रोटीन की डिनेचरेशन करता है और उसके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन डिनेचर होंगे और उसका सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या होगा कि उनकी फिर डेथ होगी, मतलब वो किल हो जाएंगे और वो चीज़ आपके पास क्लियर हो जाएगी। सही है। नॉट गुड फॉर ओपन वुंड बिकॉज काज प्रोटीन टू कोगुलेट। जो ओपन वुंड होते हैं, जख्म जो होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते। स्किन को साफ कर सकते हो, जख्म के ऊपर नहीं लगा सकते। उसका रीजन ये होता है कि उसमें जो प्रोटीन है आपके बॉडी के वो भी कोगुलेट हो जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। ये बैक्टीरियोसाइडल भी है, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है, फंजीसाइडल फंजाई को भी ख़त्म करता है, लेकिन स्पोर्स को ये ख़त्म नहीं करता। ये एमसीक्यूज आपको फिर अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए। सही है। अब हैवी मेटल्स की बात आ जाती है। तो जो हैवी मेटल्स होते हैं जिसमें कॉपर आता है, सिलीनियम आता है, मरकरी, सिल्वर, जिंक वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि इनको भी, ये भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। अब हैवी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए वो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट के वो बैक्टीरिया को किल करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, सॉरी बायोसाइडल इफेक्ट
हैवी मेटल को क्या कहते हैं, ओलिगोडायनामिक एक्शन कहते हैं। और ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग क्या कर लें, इसको याद रख लें कि वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए हैवी मेटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोसाइडल इफेक्ट है, इसको ओलिगोडायनामिक एक्शन कहते हैं। सही है। अब ये हैवी मेटल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन वगैरह करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को डैमेज करते हैं, ये उसके प्रोटीन को डैमेज करते हैं। 1% ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज टू प्रोटेक्ट इन्फेंट अगेंस्ट गोनेरिया आई इन्फेक्शन अंटिल रिसेंटली। गोनेरिया हमारे पास जेनेटिक इन्फेक्शन है, जेनेटिक सिस्टम का। सही है। तो अगर मदर को ये इन्फेक्शन है, बच्चा पैदा होता है, उसके आई को गोनेरिया इन्फेक्शन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आई ड्रॉप वगैरह में सिल्वर यूज होता था, ये उस बैक्टीरिया को ख़त्म करता था। सही है। इसके बाद कापर सल्फेट जो है, इसको क्या एंटी एल्गल इफेक्ट इसको यूज किया जाता है। ये अल्जी को किल करता है पूल और फिश टैंक्स में। अल्जी क्या करते हैं, टैंक्स वगैरह को ख़राब करते हैं, उसमें बदबू क्रिएट करते हैं और फिश वगैरह में डैमेज काज करते हैं, उनको डिजीज काज करते हैं। तो आप अपने पूल को, तालाबों को, स्विमिंग पूल को अल्जी से बचाने के लिए कॉपर सल्फेट उसमें यूज किया जाता है। सही है। ये भी अब इसका एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ये जो कॉपर हैवी मेटल जो हमारे पास यूज हो रहा है। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट आई ड्रॉप में यूज हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट पाउडर के फॉर्म में होता है और ये स्विमिंग पूल वगैरह में यूज होते हैं, या फिश टैंक जो होते हैं, जहाँ पे मछलियों के तालाब वगैरह होते हैं ना, जिसमें मछलियाँ क्या करती है, उसमें ग्रोथ करती है, उसमें उनकी तादाद बढ़ती है, फिर लोग बेचते हैं, उनके नस्ल वगैरह रखते हैं, तो उनमें फिर सिल्वर सल्फेट कॉपर सल्फेट आप यूज़ करोगे ताकि वहाँ पे एल्गी ग्रोथ ना करे। सिलीनियम भी हमारे पास हैवी मेटल है और ये फंजाई और उनके स्पोर्स को ख़त्म करता है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है, जो कि डेंड्रफ, तो डेंड्रफ के शैम्पू में क्या है, सिलीनियम यूज़ होता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि डेंड्रफ जो है ये फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए कौन सा हैवी मेटल यूज़ होता है, सिलीनियम यूज़ होता है इसको ख़त्म करने के लिए। जिंक क्लोराइड इज यूज इन माउथ वॉश। जिंक ऑक्साइड इज यूज एज एंटी फंगल एजेंट इन पेंट। जो जिंक क्लोराइड के फॉर्म में ये यूज होता है माउथ वॉश, टूथपेस्ट वगैरह में। सही है। ये वहां पे एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज होता है, जिससे आपके दांतों के कीड़े वगैरह खत्म होते हैं और नहीं बनते। जबकि जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में यूज होता है एज एंटी फंगल एजेंट पेंट्स वगैरह में, ताकि आपकी दीवारों वगैरह या लकड़ियों वगैरह पे जो पेंट हो तो उस पे फंगल इन्फेक्शन ना लगे, उसको ख़राब ना करे। तो ये फिर आप एमसीक्यूज के लिए, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए याद किया करें। इसमें एज सच कंसेप्चुअल चीज़ कोई नहीं है, लेकिन जो हर एक हैवी मेटल का जो अपनी प्रॉपर्टी है वो फिर एमसीक्यूज में आएगी। अब ओजोन केमिकल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन क्या है कि ये वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, वाटर के टेस्ट और ऑर्डर को न्यूट्रलाइज करता है। देखो, पानी जब रखा होता है तो कुछ टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो पानी का स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो क्या करता है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को ख़त्म करके उनके टेस्ट और ऑर्डर को मेंटेन रखता है। मतलब आपके पानी से कोई स्मेल वगैरह नहीं आती एक टाइम तक, जब तक आप उसमें ओजोन यूज़ कर रहे हो। सही है। ये क्या करता है, ये क्लोरीन के साथ यूज होता है। स्विमिंग पूल वगैरह या वाटर टैंक में हम क्लोरीन यूज करते हैं। सही है। लेकिन ये क्या है कि ये उनसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्लोरीन भी यूज होता है, ये भी यूज हो रहा है। ओजोन क्लोरीन से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेबल भी नहीं है, हाईली रिएक्टिव है और ये थोड़ा महंगा भी होता है, इसलिए ओजोन की जगह पर क्लोरीन यूज होता है। सही है। बाकी दोनों के काम तकरीबन सेम है। वाटर की प्यूरिफिकेशन वगैरह में, ड्रिंकिंग वाटर में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ओजोन जो है वो कम इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। हालांकि वो इफेक्टिव है लेकिन वो महंगा है और हाईली अनस्टेबल भी होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन ज़्यादा करता है वाटर्स के साथ। या वो क्या है कि वहाँ पे जितनी भी आपके पास आपके वाटर में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, अगर कोई केमिकल्स वगैरह हैं या एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, उनके साथ ये क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन हो गया, वाटर का ऑक्सीजन वगैरह हो गया, तो इस वजह से ओजोन पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सही है। हाइड्रोजन परऑक्साइड
ये भी एक केमिकल है, एज एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। ओपन वुंड के लिए ये वो नहीं है, गुड नहीं है, क्योंकि ये इंतहाई जल्दी इसकी ब्रोकन डाउन हो जाती है और वो ब्रोकन डाउन ह्यूमन सेल की इंजाइम करते हैं, लिहाजा ओपन वुंड के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। डिसइंफेक्शन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। ये स्पोरोसाइडल भी है हाई टेम्परेचर पे, अगर इसको गर्म किया जाए हाई टेम्परेचर पे, ये क्या है, स्पोरिसाइडल है, ये स्पोर्स को भी ख़त्म करता है। लिहाजा ये फूड इंडस्ट्रीज में और जो लेंसेज वगैरह बनते हैं उनके डिसइंफेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। सही है, ये आप फिर एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। जबकि बेंजाइल परऑक्साइड है तो ये एक्नी मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है। वो मेडिसिन जो स्किन पे दाने वगैरह होते हैं ना, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें ये बेंजाइल परऑक्साइड भी यूज़ होता है और इसका काम भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को ख़त्म करना। सही है, ये केमिकल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यहां पिक्चर में दिखाया है हाइड्रोजन परऑक्साइड इस शेप का होता है और ये बाकी बेंजाइल परऑक्साइड ये क्या है, एक्नी मेडिकेशन में हम यूज करते हैं। पर एसिटिक एसिड भी हमारे पास केमिकल है, ये हमारे पास ज्यादा इफेक्टिव है, लिक्विड स्पोरोसाइडल अवेलेबल, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये स्पोर्स को भी खत्म करता है। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। देखो ये दूसरी हमारे पास केमिकल है जो स्पोर्स के खिलाफ यूज हो रही है। सही है, ये बैक्टीरिया और फंजाई को विद इन 5 मिनट्स क्या कर लेती है, किल कर लेती है, ख़त्म कर लेती है। और वायरस के लिए और एंडोस्पोर के लिए 30 मिनट्स रिक्वायर होते हैं कि वो फिर ख़त्म होते हैं, क्योंकि वायरस काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें होता है। और एंडोस्पोर तो ऑलरेडी हमें पता है वो स्टेबल पार्ट है बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है इसलिए कि वो स्टेबल रहे, उसको एक्सटर्नल कंडीशन इफेक्ट ना करे। अब used widely in disinfection of food and medical instrument because it does not leave toxic residue। तो ये जो पर एसिटिक एसिड है ना, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और फूड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मतलब जितने भी ये फूड वगैरह के ये जो मशीन्स होते हैं जिसमें ये बनता है, फिर उसमें ये प्रोसेस होता है, तो उन चीज़ों को साफ़ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए ये पर एसिटिक यूज़ होता है, एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका कोई रेजिड्यू नहीं बनता, जो रिमेनिंग जो है ना वो इतने हार्मफुल नहीं होते पर एसिटिक एसिड के। अल्डिहाइड्स भी हमारे पास केमिकल्स हैं, हाईली इफेक्टिव मॉलिक्यूल दैट कंबाइन विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट देम प्रोबेबली बाय क्रॉस लिंकिंग एंड अल्काइलेटिंग मॉलिक्यूल। देखो अल्डिहाइड आप लोग बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, एफएससी में भी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन से, तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ कंबाइन होके, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, और उसके साथ लिंकेज बना के उनको डैमेज करता है, खराब करता है। जब प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड इफेक्ट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आपके पास क्या होगी, लायो नहीं होगी। दे आर स्पोरोसाइडल एंड कैन बी यूज एज केमिकल स्टिरिलेंट। वो स्पोरोसाइडल भी है, ये अल्डिहाइड थर्ड केमिकल है जो स्पोर को खत्म करता है, इसलिए इसको केमिकल स्टिरिलेंट कहते हैं। ये स्टिरिलाइजेशन कराता है। स्टिरिलाइजेशन जब हम किसी भी चीज को 100% क्लियर कर देते हैं, स्पोर्स को भी जब हम खत्म करते हैं, तो इसको स्टिरिलाइजेशन कहते हैं। इसलिए अल्डिहाइड को केमिकल स्टिरिलेंट कहा जाता है, क्योंकि ये स्पोर्स को भी खत्म करता है, डैमेज करता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो हमारे पास क्या है, एक अल्डिहाइड है, 37% सोल्यूशन इसका आता है वाटर में, जिसको फॉर्मलिन कहते हैं, और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डिनेचर करते हैं, जो फॉर्मलिन यूज होता है। इसके साथ ग्लूटर अल्डिहाइड जो है वो हॉस्पिटल में एज अ डिसइंफेक्टेंट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट और रिस्पायरेटरी थेरेपी की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एयरवे हो गए आपके पास, एटीटी हो गए, सक्शन ट्यूब वगैरह हो गए, जो रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट यूज करते हैं, जो वेंटिलेटर के साथ यूज होते हैं, तो ये उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए ग्लूटर अल्डिहाइड यूज होता है। सही है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और ये आपने एग्जाम के लिए अपने जहन में रखने हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट मेथड है एंटी माइक्रोबियल
एजेंट का या एंटी माइक्रोबियल कंट्रोल का, तो वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कुछ हद तक आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ कि ऐसे हमारे पास कि वो सिचुएशन या ऐसे कंपोनेंट या ऐसी इंग्रेडिएंट या ऐसी चीज़ें जिसको हम हाई टेम्परेचर पे या केमिकल्स की मदद से साफ नहीं कर सकते, माइक्रोबियल फ्री नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। टेम्परेचर दोगे तो वो खराब हो जाएंगे, केमिकल डालोगे तो केमिकल उनके साथ रिएक्शन करेगा, तो उसको हम फिर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री बनाते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराखें होती हैं छोटी छोटी, सही है। उसके ऊपर हम फ्लूइड को या उसके ऊपर हम उस कंटेंट को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उन पोर्स के थ्रू वो फ्लूइड कंटेंट या मेडिसिन वो तो गुजर जाएंगे, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक है HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर स्टैंड करता है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो क्या करता है, जो 99.97% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर तक हो इन डायमीटर, ये उनको रिमूव करता है। मतलब ये इतनी बारीक सुराख इसकी होती है कि आपके पास 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर वाला अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना, ये उसको खत्म कर देगा। जबकि सेकंड हमारे पास है ULPA फिल्टर, वो क्या कहें कि वो हमारे पास है अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर। इसमें क्या है कि ये आपके पास एटलीस्ट 120 नैनोमीटर, या ये क्या करते हैं कि इट रिमूव फ्रॉम द एयर एटलीस्ट 99.99% ऑफ डस्ट। ये आपके पास हवा से डस्ट वगैरह को 99.99% तक खत्म करता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स वगैरह, जिनका साइज 120 नैनोमीटर या इससे ज्यादा अगर होता है, तो ये क्या करते हैं, उनको 99.99% तक खत्म करता है। देखो अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है, जिस तरह टीबी है। अब टीबी जो है ना, वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होती है, सही है, मिसाल के तौर पे। तो अगर इस तरह के कोई वो सिचुएशन है, तो फिर क्या होता है कि ये फिल्टर पेपर लगाए जाते हैं उस चैम्बर जहां पे ये पेशेंट होता है, तो उससे जो एयर आती है तो उनके पोर्स इतने तंग होते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पोर्स के थ्रू नहीं जा सकता। तो जितनी भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं या वैक्सीन वगैरह होते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए फिल्ट्रेशन की मदद से उनको साफ किया जाता है। यहां पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं कि देखो ये फिल्टर पेपर क्या है। फिल्टर पेपर इंस्टॉल किए हुए हैं रूम्स वगैरह में, जिससे बाहर से जितनी भी एयर आ रही है तो वो फिल्टर होके आती है। तो ये फिर क्या करते हैं कि इसमें मीटर वगैरह होते हैं, स्क्रीन होते हैं, जिसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हो कि आया ये फिल्टर आपके पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि किसी भी फ्लूइड्स वगैरह में आप क्या करते हो, उसमें शुगर या साल्ट डाल देते हो, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देते हो। जब सॉल्यूट कंटेंट बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया के सेल से सारा वाटर अपनी तरफ खींच देता है। जब वाटर अपनी तरफ खींच देगा तो बैक्टीरिया का सेल श्रिंक होके खत्म हो जाएगा। The use of high concentration of salt and sugar in food is used to increase the osmotic pressure and create a hypertonic environment. Hypertonic environment जब सॉल्यूट ज्यादा हो, तो साल्ट या शुगर हम यूज करते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को जनरेट करने के लिए। The addition of salt is to create a solute rich environment where osmotic pressure draw water out of microorganism। वही बात है कि अगर आपकी खुराक की चीज में साल्ट ज्यादा डालोगे तो वो क्या होगा, सॉल्यूट कंटेंट बढ़ेगा। तो साल्ट आपको पता है, हमने एफईसी में पढ़ा है कि अपनी तरफ वाटर को वो खींचता है। जहां सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का फ्लो उसकी तरफ होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो डिफिनीशन है, तो इससे फिर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल से वाटर आता है और वो उनका सेल जो है वो वाटर के बगैर श्रिंक होके खत्म हो जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी यूज किया जाता है एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट कंट्रोल।
तो ये जितनी भी हमने कंट्रोल पढ़ लिए एंटी माइक्रोबियल कंट्रोल, तो ये इनके ये फ़ायदे होते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करना, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा सर्जरी वगैरह हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन अंदर ना चला जाए, हमारी खुराक की चीज़ें ख़राब ना हो, हमारे फसलें ख़राब ना हो, पीने का पानी ख़राब ना हो, जो चीज़ ब्यूटी वगैरह है उनकी ब्यूटी ख़राब ना हो, जिस तरह स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं। तो इन तमाम पर्पज़ की वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल कंट्रोल यूनिट का सेकंड पार्ट था। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस लेक्चर के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।